रह गई हैं वो हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस में वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, शट डाउन डिसीजन एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि कभी कभार आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये रेगुलर कस्टमर नहीं है आपके। Management might have an opportunity to carry out a contract or job for a customer where the job is on once only and will not be repeated in the future. अब इसमें डिसीजन कैसे होता है? It is a one-off contract rather than regular production work. It would be worthwhile undertaking the contract if the extra revenue from the contract is higher than the relevant cost of doing the work, including any opportunity cost. The incremental profit from the one-off contract is the revenue that would be obtained minus the relevant cost. जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ा था relevant cost, उसकी मदद से ही हम इसमें relevant cost डिटरमिन करेंगे और देखेंगे अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है तो हम वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर हमें ये भी सिचुएशन आएगी कि हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं। One of contract decisions might occur when a company has spare capacity and an opportunity arises to earn some extra profit. This type of analysis should not be applied to most contract decisions. However, because the company must earn sufficient profits in order to cover its fixed cost and make a profit. हाँ, इसकी ये एग्जांपल दी गई है, इसको देखते हैं। Faisal Limited is deciding whether or not to proceed with a one-off special contract for which it would receive a one-off payment of rupees 200,000. ये इनका रेवेन्यू आएगा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। Details of relevant cost are: the special contract requires 200 hours of labor at rupees 600 per hour. Employees possessing the necessary skills are already employed by Faisal Limited, but are currently idle due to a recent downturn in business. बेटा हमने रेलिवेंट कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये लेबर से रिलेटेड पॉइंट है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बताएं, वरना मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आगे चलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें 200 आवर्स चाहिए और 600 पर आवर लेबर की कॉस्ट है। Employees possessing the necessary skills are already employed by Faisal Limited and are currently idle due to a recent downturn in business. तो वो ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं, हमें इनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। The relevant cost of labor is nil. इसकी कोई कॉस्ट हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। Material X and Y will be used. 100 ton of material X will be needed and sufficient material is in inventory as the material is in common use by the company. अब ये रेगुलर यूज वाली बात आ गई। Original cost of material inventory was 150 per ton, but it would cost rupees 180 per ton to replace if used in this contract. तो मटेरियल एक्स के मतलब भी हम रेलिवेंट कॉस्ट में पढ़ चुके हैं। अगर इसका आंसर आपको आता है तो बताएं, वरना मैं बता के आगे चलता हूँ। रेगुलर यूज में होगी तो सर परचेज करनी पड़ेगी जी। तो 100 टन एट द रेट ऑफ 180, 18,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल एक्स की। लाइकवाइज मटेरियल वाई is in inventory as a result of previous over purchasing. The original cost of material Y was 50,000, but it has no other use. फिर क्या होगा बेटा? सर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या परचेज दोनों देखते हैं शायद। जी, अब हमें और कोई डाटा नहीं दिया गया, आगे देखते हैं। Unfortunately, material Y is toxic, यानी कि डेंजरस है, and if it not used in this contract, Faisal Limited must pay 24,000 to have it disposed
अगर आपने इसे कहीं पे इस्तेमाल ना किया तो 24,000 रुपये आपको अपने पास से और इनकट करने पड़ेंगे टू मेक इट डिस्पोज। तो आपके ख्याल में क्या रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी? कोई ख्याल, कोई तुक्का? $50,000 बनेगी सर। नो। देखो बेटा, ये तो थी ओरिजिनल कॉस्ट और इसमें कोई यूज ही नहीं है। जब किसी एसेट का कोई यूज ही ना हो तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी एनआरवी क्या है, क्या उसका अल्टरनेटिव यूज क्या है। ना इसके एनआरवी दी गई है, ना अल्टरनेटिव यूज दिया गया, बल्कि क्या बताया गया कि आपने इसको अपने पास से खत्म करना होगा क्योंकि ये टॉक्सिक है और उसके ऊपर आपको 24,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है बेटा कि या तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लो या इसको डिस्पोज करने के लिए 24,000 रुपये लगाओ। तो आप क्या प्रेफर करोगे? हम ये प्रेफर करेंगे कि इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लें ताकि हमारे 24,000 रुपये खर्च होने से बच जाएं। और जब हम वाई में इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये 24,000 रुपये हमारे इनकट होंगे? नो सर। ये इनकट नहीं होंगे, बल्कि ये हमारी सेविंग आ जाएगी। इसलिए दिस इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट बट इट इज अ रेलिवेंट इनकम। अभी जब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। देखो, लेबर के आ रहे थे 0, मटेरियल इसके आ गए थे 18,000, मटेरियल वाई के आएंगे -24,000। क्योंकि अब जब मटेरियल भाई यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो 24,000 रुपये इनकट करने पड़ते वो हमारे इनकट नहीं होंगे, वो हमारे सेव हो जाएंगे। एंड दैट 24,000 इज इनकम फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो हमने 24,000 जो खर्चा करना था वो सेव हो गया। इन दोनों पॉइंटों को जरा दोबारा पढ़ लें, नहीं समझ आ रहा तो बता दें। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। The contract will require the use of a storage unit for 3 months। जो हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं इसके लिए हमें अपना जो स्टोरेज यूनिट है वो 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। Vessel is committed to rent the unit for 1 year at a rental of 8,000 per month। उसने ये सोचा हुआ था कि मैं इसको 8,000 रुपये पर मंथ रेंट पे दे दूंगा। The unit is not in use at present। However, a neighboring business has recently approached Vessel Limited offering the rent the unit from them for ₹11,000 per month। उन्होंने उसने कहा है कि हमसाये ने कि आप ऐसा करें, मुझे 11,000 रुपये पर मंथ रेंट पे दे दें। तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं इसमें हमें चाहिए, इसको 3 महीने की जरूरत है और नेबरिंग जो नेबर है वो कह रहा है 11,000 रुपये पर मंथ पे दे दें। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसको नहीं दे सकेंगे। जब उसको नहीं दे सकेंगे तो हमें हर महीने कितने का नुकसान होगा? 11,000 का। तो 11,000 इंटू 3, 33,000 हमारी कॉस्ट बन जाएगी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये देख लें, आप बता दें। दिस इज द 33,000 और यहाँ पे इसकी एक्सपेंडिचर में दी गई है। As Faisal is already committed to rent the storage unit for 1 year, the monthly rental cost is not relevant to the contract. However, the opportunity cost is the foregone rental income that Faisal would have made from the neighboring business for 3 months. Needed for this contract, that is 3 into 11, 33,000. Okay. यस सर।
अच्छा जी, overhead are absorbed at rupees 750 per labor hour, which consists of rupees 500 for fixed overheads and 250 for variable overhead. Total fixed overheads are not expected to increase as a result of the contract. फिक्स ओवरहेड्स इंक्रीज नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लें या ना लें। तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट जो है जस्ट 250 ऑफ वेरिएबल ओवरहेड है और 200 हार्स है हमारे, तो 200 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल ओवरहेड। तो 200 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए ओवरहेड्स। तो बेटा ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट कंप्लीट हुई है। यहाँ पे ये बता रहा था फिक्स ओवरहेड इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज देयर इज नो इंक्रीमेंट टू फिक्स ओवरहेड्स expected as a result of this contract. Therefore, the relevant overhead cost is just the variable cost of rupees 250 per hour or 200 hours at the rate of 50,000. तो बेटा ये सारी चीज़ों को बनाने की कॉस्ट आ रही है हमारी 77,000 और वो हमें कितने दे रहा था 200,000। तो हमें ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें 123,000 का फायदा है। और ये सारी जो बातें हमने की इसके एक्सप्लेनेशंस ये ऊपर लिखी हुई भी हैं। ये जो भी हमने डिस्कस की बातें यहाँ से ए से लेके ई तक, तो अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा यहाँ से भी पढ़ के देख लें तो मुझे बता दें। जी बेटा। जी सर क्लियर। जी बासिम और दानियाल आपकी कोई राय? नेक्स्ट पार्ट में पढ़ें शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन बेटा ये होता है कि आप ना अपने किसी सेगमेंट को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने किसी आउटलेट को शट डाउन कर दोगे। क्यों शट डाउन कर दोगे? क्योंकि वो आपको कैश कमा के नहीं दे रहा, ठीक है ना, कैश लॉस कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, आएंगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इन तीनों को सम किया तो 800 ये सारा फिगर आ गया, टोटल में भी दिया गया है। सेल्स आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट बेटा ऐसी ही होती है जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये इंकर्ड होगी, अदरवाइज इंकर्ड नहीं होगी। फिर है शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट, ये शेयर होता है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ना हमारी 1100 है। बेशक हम जो मर्जी डिपार्टमेंट बनाए ना बनाए ये 1100 ही रहेगी। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, ओवरऑल 250 का प्रॉफिट है और यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो प्रोडक्ट जो हैं क्यू और एस ये हमारी लॉस में। तो बीइंग ए अकाउंटेंट, अभी तक जितनी आपने अकाउंटिंग पढ़ ली है, आपके ख्याल में हम किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें? एक एनालिसिस करें फिर मुझे बताएं। एस को सर, जी क्यू और एस को सर। अच्छा, आपके ख्याल है कि क्यू और एस दोनों को, बाकी बच्चों का क्या ख्याल है?
Consider the contribution of जी बेटा, अब हमारा ये क्वेश्चन है शट डाउन डिसीजन का। आपको नजर आ रहा है क्यू भी लॉस में है और एस भी लॉस में है, ठीक है। देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना सबका पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबका पॉजिटिव है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके ये आ रहा है 1000, 150, 1100 एंड 350। इसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट वो होती है कि जब ये पी बनेगी तो ये इंकर्ड होगा, क्यू बनेगा तो ये इंकर्ड होगा, आर बनेगा तो इंकर्ड होगा, एस बनेगा तो इंकर्ड होगा। अच्छा चले, हम यहाँ पे बॉटम में नजर आ रहा है कि जी एस भी लॉस में है और क्यू भी लॉस में है, तो वन बाय वन जरा जिनके लॉस में है उनको एनालिसिस करते हैं। देखो बेटा 350 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो है ना, दिस इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको फिर भी 50 का प्रॉफिट बच रहा है, 50 का प्रॉफिट बच रहा है एस में, आफ्टर मीटिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड क्यू में देखें आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 150, लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है 250। यहाँ पे आपको 100 का लॉस स्ट्रेट अवे आ गया। तो अगर आपने ये डिसीजन करना है कि किस प्रोजेक्ट को हम बंद करें क्योंकि ये हमारा लॉस जनरेट कर रहा है, तो हमें चाहिए क्यू को क्लोज कर दें। क्यू को क्लोज करने से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या उन्होंने वर्किंग की भी है वो आपको दिखाता हूँ और हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं एक्सेल में बनाकर। तो बेटा ये आ गया कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। अगर हम पी को बंद कर देंगे, क्यू को बंद कर देंगे, आर को बंद करेंगे, एस को बंद करेंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा चला जाएगा। और सेव क्या होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो कि दी गई 400, 250, 300 एंड 300। तो इंक्रीज या रिडक्शन इन एनुअल कैश फ्लो क्या होगा, ये 1000 गया, 400 सेव हो गया, तो 600 की हमारी रिडक्शन हो जाएगी, या 800 की रिडक्शन हो जाएगी, या 50 की रिडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे कैश फ्लो इंक्रीज कर जाएगा बाय 100, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन फोरगॉन हो रहा था 150 का और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट सेव हो रही थी 250 की, तो यहाँ पे हमें 100 का कैश फ्लो में इंक्रीज आ जाएगा। अब ये इन्होंने ये एनालिसिस दिखा है, ऑल्दो प्रोडक्ट एस मेक अ लॉस, shutdown would reduce annual cash flow because the contribution loss would be greater than the saving in directly attributable fixed cost. However, withdrawal of product Q from the market would improve annual cash flow by 100,000, ठीक है, ये 1000 की फिगर है, and withdrawal is therefore recommended on the basis of the financial analysis. CN में क्या हो गया, stop making and selling product Q but carrying on making and selling product S. ओके, तो ये क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं बेटा। कंपनी B makes 4 products P, Q, R and S. The budget for the next year is as follows. और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के मतलब बता भी दिया गया है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट आर कैश एक्सपेंडिचर्स that are directly attributable to each individual product. These costs would be saved if operations to make and sell the product were shut down. ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सेल में बनाना भी चाहें तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी पिक्चर आएगी।
बेटा ये पिक्चर थी हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे कि हमने रेलिवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या बन जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास आ गई कैश प्रॉफिट। सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट और कैश प्रॉफिट। आपको पता लग रहा है कि क्यू में हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्यू को बंद कर दें तो फिर क्या होगा, आए देखते हैं। हमने क्यू को ड्रॉप कर दिया, ठीक है बेटा। क्यू को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, सेल भी गायब हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी गायब हो जाएगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी गायब हो जाएगी, सिर्फ उसकी फिक्स कॉस्ट रह जाएगी। अब अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो बेटा आपके सामने आ रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया है, 350 का। इवन कि जो उसकी एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है ना, वो हमने स्टिल वहां पे रखी है, और अगर आप इसे यहाँ पे ना भी रखो तो टोटल में वो 1100 ही रहेगी। तो आपके सामने ये पिक्चर आ गई है कि किस प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप करना है और किस को ड्रॉप नहीं करना। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई, या कोई क्वेश्चन है तो उसमें बता दें। ये एक्सेल में हमने कन्वर्ट करके भी देख लिया कि क्यू को ड्रॉप करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर हम एस को भी ड्रॉप कर दें ना, जैसे हमाद हमें कह रहे थे, तो हमाद देखो फिर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 300 पे, जो कि क्यू को ड्रॉप करने से कितना हो गया था, 350, ठीक है, 250 से बढ़ गया। और जब हम ये भी ड्रॉप कर देंगे तो हमारा ये प्रॉफिट आ रहा है 300। 300 कैसे आएगा वैसे, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, 300 आएगा, इससे तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्यू हमारा ड्रॉप करने से हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज 350। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे ये 50 की सेविंग दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 350। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप है जॉइंट प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। जॉइंट प्रोडक्ट्स ये सेम इसी तरह है जो हमने बाय प्रोडक्ट्स में पढ़ा था, बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, आपको शायद याद हो, जिसमें जो डिसीजन होता है ना वो किस तरीके से होता है। कि हमारा एक होता है इनपुट, फिर एक होता है जॉइंट प्रोसेस, इसके अंदर इंक्लूड होती है जॉइंट कॉस्ट एंड इट मे बी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफर्ट्स, और इसके नतीजे में फिर हमारे पास यहाँ पे एक होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसको पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ए, बी और सी आ जाती है। हम चाहें तो इनको यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर्ड करके
जो कि अगेन यही हो सकती है मटेरियल, लेबर और FOH। हम इसको फाइनल या फिनिश गुड्स के तौर पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्या डायग्राम बन रही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। जी बेटा, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, एक दिस पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, ये तो आखिरी पॉइंट है, दिस इज फिनिश गुड सेल। आपको ये याद आया फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन? इसमें क्या होता है बेटा, हम अपने इनपुट करते हैं और इस इनपुट के नतीजे में हमारा एक प्रोसेस रन होता है, और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले हम नहीं बता सकते कि A कितना प्रोड्यूस हो रहा है, B कितना प्रोड्यूस हो रहा है और C कितना प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये जॉइंट प्रोसेस रन होने से ये जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, हम चाहें तो इनको इसी पॉइंट पे सेल कर दें, या इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करके इनको एज ए फिनिश गुड सेल करें। अब हमारा डिसीजन ये है कि हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करके सेल करें या इसी पॉइंट पे सेल कर दें। ये क्वेश्चन है हमारा इस डिसीजन में, जॉइंट प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। Joint products are products manufactured from a common process. In some instances, the company might have a choice between selling the joint products as soon as it is output from the common process, or processing the joint products further before selling it at a higher price. This is a short-term decision, and financial assessment should be made using relevant cost and revenues. ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इससे ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। A company manufactures two joint products from a common process. For every 100 kilograms of input into the common process, output consists of 40 kilograms of joint products JP1 and 60 kilograms of joint product JP2. इनपुट बेटा आपने किया 100 kg, इससे आपके पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं JP1 एंड JP2। ठीक है, और JP1 बन रही है 40 और JP2 बन रही है 60। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात होगी। The cost of the common process are 400 per 100 kilograms of input. जो ये कॉस्ट लगी है दैट इज 400, जॉइंट कॉस्ट है ₹400। ओके, JP1 can be sold for ₹10 per kilogram and JP2 can be sold for ₹16 per kilogram. ये 10 पे बिक सकती है और ये बिक सकती है एट द रेट ऑफ 16। ठीक है बेटा, अच्छा जी। Alternatively, JP1 can be processed to make a finished product, FP1। JP1 को हम फर्दर प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं, FP1। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करके। ठीक है बेटा, cost of further processing consists of variable cost of ₹6 per kilogram and fixed cost of 120,000 per year। इस पे जो कॉस्ट लगेगी हमारी 6 है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी हमारी आ रही है दैट इज
₹120,000। ठीक है बेटा, ठीक है, 2 कॉस्टें हमारी इंकर्ड होंगी अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। अच्छा जी, of this fixed cost 96,000 would be directly attributable to further processing operations and the remaining 24,000 would be an apportionment of general fixed overhead cost. The further process product FP1 would have a selling price of 28 per kilogram. ये सेल हो सकेगी बेटा एट द रेट ऑफ ₹28 पर किलोग्राम, और इस फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर भी 96 एंड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल और 24,000 है एलोकेटेड। This is directly attributable fixed cost and this is allocated fixed cost. तो बेटा ये बात समझ आ गई। It is estimated that 15,000 kilograms of JP1 will be produced each year. There are no losses in any process. और हम जो टोटल ये प्रोसेस करेंगे that is 15,000 kg. Okay. Should JP1 be sold as soon as it is produced from the common process, or should it be further processed into product FP1? Following may be the solution. आप बेटा सिनेरियो समझ आ गया आपको, या सिनेरियो में भी कोई डाउट है तो बताएं, क्योंकि पहले क्वेश्चन आना समझ आना जरूरी है। जी बेटा, डाउट है तो भी बताएं क्वेश्चन में, फिर इसका हम फर्दर डिसीजन करते हैं। जी सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा बताओ बेटा, JP2 पे क्या करेंगे हम? जी बेटा, JP2 पे क्या करेंगे? JP2 का कुछ नहीं करना बेटा, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग के मतलब हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बताया गया JP1। अब हमने इसका डिसीजन करना है कि हम JP1 को इसी पॉइंट पे बेच दें एट द रेट ऑफ ₹10, और हम इसको बेचें एट द रेट ऑफ ₹28 आफ्टर इंकरिंग फॉलोइंग दिस कॉस्ट। ठीक है बेटा? अच्छा, आप देखें इसको कितने का बेच सकेंगे? 28 का। कब बेच सकेंगे? जब इसके ऊपर आप वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकट करेंगे? ₹6 की। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 22 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ₹6 इंकट करेंगे तो ये 28 हो रहे हैं। ओके, अच्छा जी, इससे पहले ये कितने का बिक रहा था? 10 का। तो नेट जो इंक्रीज आपको आ रहा है दैट इज 12। दिस इज द फाइनल प्राइस, दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। नेट आपको जो इंक्रीज मिल रहा है वो मिल रहा है 22 का। ठीक है, अच्छा जी, ₹10 तो आप पहले ही कमा रहे थे। तो आपको जो गेन आया दैट इज 12, और कितने यूनिट्स हैं? 15,000। तो आप कमाएंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 180,000। ठीक है, टोटल गेन आपको हो जाएगा। आप इसमें से लेस करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो
इसके नतीजे में इंकर्ड होगी। आपको जो गेन है ना, नेट गेन, वो है बेटा 84,000। तो आपको चाहिए कि इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर लो, इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर लो। ठीक है, आइए यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो 28 आपको रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम सेलिंग FP1। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6। एडिशनल रेवेन्यू आपको कितना आएगा 22। ये जब आप ये 22 करोगे ना, फिर आप ये 10 रुपए का नहीं बेच सकते। इसका मतलब है कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 12 का मिलेगा। 15,000 kg है, 180 बन गया, 96 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो 84,000 का आपको गेन आएगा। The joint products should be processed to make FP1 because this will increase annual profit by 84,000. ठीक है बेटा। सर 6 जो है रेलेवेंट कॉस्ट है ना इसमें? सॉरी क्या चीज? 6 रेलेवेंट कॉस्ट है ना? जी 6 रेलेवेंट कॉस्ट है। ये 10 भी जो है ये भी हमारे लिए रेलेवेंट हो गया, क्योंकि जब हम इसको 28 बेचेंगे ना, फिर 10 पे नहीं बेच सकते। यानी कि हमने ये किया कि देखो यहाँ पे 10 का बिक रहा था ना, यहाँ 28 का बिक रहा है। कितना इंक्रीज आ रहा है? 18 रुपए का। ठीक है ना, प्राइस कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है 18, और कॉस्ट कितनी लग रही है 6। तो आपको पर यूनिट जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज 12। ये हमने यहाँ 12 निकाला है। और कितने यूनिट्स के ऊपर मिल रहा है? 15,000 पे। टोटल गेन हो गया 180। लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी है, दैट इज 96,000। तो ये गेन हमारा इससे ज़्यादा आना चाहिए, और वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका सिंपल जो क्राइटेरिया होता है, अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ना हो, कि ये कॉस्ट कितनी लग रही है और प्राइस में इंक्रीज कितना आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि ये था 18, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा सेल प्राइस में इंक्रीज कितना आ रहा था 8, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही थी 6, और उस वक्त हम समझ लेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर भी हमारे लिए डिसीजन वाएबल होना था। बस एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है, सिंपल इसमें बात ये है, और इसमें कोई बात नहीं है। ये बेटा आगे चलते हैं। इक्विपमेंट और प्लांट रिप्लेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Decimal World Limited manufactures and sells modems. It manufactures its own circuit boards, an important part of the modem. The present cost to manufacture a circuit board is as follows: direct material, direct labor, variable overhead, fixed overheads, depreciation, and general overheads, and total cost per unit. हम बेटा रेलेवेंट कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो डेप्रिसिएशन है, हमारी कॉस्ट ऑफ द मशीन है, these are past cost and these are irrelevant and because they are sunk cost. अब इनका कोई फायदा नहीं है, ये सारी जो है वो नॉन कैश कॉस्टें हैं, इससे हमारा कोई कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो रहना ही रहना है। तो हम क्यों कुछ कैश कमाने के बजाय लॉस करना शुरू कर दें? आए देखते हैं। The company manufactures 400,000 units annually. The equipment being used for manufacture CB has worn out completely and requires replacement. The company is presently considering the following options: purchase new equipment which would cost 240 million and have a useful life of 6 years with no salvage value. The company uses straight line method of depreciation. The new equipment has the capacity to produce 600,000 units per year. It is expected that the use of the new equipment would reduce the direct labor and variable overhead cost by 20%. अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन क्या है जी? परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट ₹730 पर यूनिट अंडर ए 2-year कॉन्ट्रैक्ट। ये आइटम अभी आपको जो सामने कॉस्ट दिखाई जा रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि 795 का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आप 730 का बाहर से खरीद लें। अगर हम यूँ देखेंगे तो हमें आसान लगेगा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन आई है कि हम 240 मिलियन इंकर्ड करें
यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स और 600,000 यूनिट्स बनाए। जो बेटा फ्यूचर के मतलब हमने पॉइंट लेना ना, उसमें डेप्रिसिएशन काउंट करनी है। जो पास्ट डाटा गुजर चुका है ना, उसकी डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते। आई एम एक्स पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास देखें डायरेक्ट मटेरियल कितने का, 440 का, डायरेक्ट लेबर है 210 की और वेरिएबल ओवरहेड है 55 का। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यूज ऑफ न्यू मशीन would reduce the direct labor and variable overhead cost by 20%. सप्लायर हमें दे रहा है 730 का, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 440 का था, डायरेक्ट लेबर 210 की थी, उसके अंदर 20% सेविंग आएगी, इसका मतलब 80% इनकट करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड 55 की है, 80% इसके आ जाएगा, 20% सेविंग है, दैट इज 44। अब बेटा 240 मिलियन के हम एसेट खरीद रहे थे, 6 ईयर चलेगा और 6 लाख यूनिट्स हम बना सकेंगे। तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ रही है दैट इज 66.67। इन सबको सम करें तो बनता है 718.67, विच इज लेस देन टू बाय फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। इस केस में फिर हम ये मशीन खरीदेंगे और मॉडर्न खुद बनाएंगे। द कंपनी शुड परचेज द न्यू इक्विपमेंट and make the modems if 600,000 modems per year are needed। लेकिन ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, 600,000। ऑन दी अदर हैंड, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, अभी हम कितने बना रहे थे, 400,000। और अगर हम 400,000 ही बनाते रहें और ये मशीन खरीदें तो फिर क्या होगा, आए देखते हैं। ये एग्जांपल है, आउटसाइड सप्लायर 730 है, डायरेक्ट मटेरियल 440 है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर भी 20% सेविंग आ गई, वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर भी सेविंग आ गई, लेकिन अब 2.4 मिलियन है और 4 लाख यूनिट बना रहे हैं हर साल। तो बेटा आ रही है 100 और ये आ रही है 752। इस केस में हमें एक्सटर्नल सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 4 लाख यूनिट जो पहले थे अभी भी वही रख रहे हैं। इस केस में हमें ये मशीनरी नहीं खरीदनी चाहिए और हमें आइटम बाहर से खरीद लेने चाहिए। लेकिन अगर हो जाए 600,000 यूनिट्स की डिमांड, तो फिर ये हमारे लिए सस्ता हो गया है और हमें यहाँ से नहीं खरीदना चाहिए बल्कि खुद बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें जो कंसिडरेशंस और देनी है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, वो ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। However, there may be other factors that the company should consider before making decision. These are: will volume in future years be increasing? जैसे अभी हमने कहा कि 6 लाख हो गए हैं, तो क्या ये और इंक्रीज करेंगे? If yes, then buying the new equipment becomes more desirable, क्योंकि अगर ये 6 लाख से बढ़ेंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट और कम होती जाएगी। Will quality control be maintained if the CB purchase from external suppliers? अगर हम एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद रहे हैं तो क्या क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहेगी? क्योंकि फिर बेटा आप उसकी बनाई हुई चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। Will the external supplier be dependable in making delivery schedules? अब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो कि जब आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए तो क्या वो आपको प्रोवाइड कर सकेगा? इन हाउस है तो आपने खुद शेड्यूलिंग करनी है ना सारे वर्क की। Can the company begin making the CB again if the supplier proves to be unacceptable? तो क्या अगर हम एक्सटर्नल सप्लायर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और उसके कोई कंडीशंस हमारे लिए डिफरेंट हो जाएं, डिफिकल्ट हो जाएं, तो क्या हम दोबारा प्रोडक्शन कर सकेंगे? क्या उस वक्त हम मशीन खरीद सकेंगे? क्या हमारे पास लेबर फोर्स अवेलेबल होगी? If the external supplier offer is accepted and the need for CB increases in future years, will the supplier have the added capacity to provide more than 400 CB per year? यानी हमने उसके साथ मुआहदा कर लिया, तो क्या वो भी हमें हर साल क्वांटिटी को बढ़ा सकेगा? पता लगे वो उसके और भी कस्टमर्स हैं या उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, फिर हम क्या करेंगे? If the order size increases, will the supplier give any additional bulk quantity discount? Will the external supplier be able to supply that CB after 2 years? 2 years के बाद हम क्या करेंगे? अभी 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा ये चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो पॉइंट क्या ध्यान में रहे कि जो पास है ना डेप्रिसिएशन, वो हम इग्नोर करते हैं। आइंदा के लिए अगर करनी है तो ये डिसीजन के नतीजे में अराइज होगी, उसको हमने कंसिडर करना होता है।
ओके, ये बात समझ आ गई। इक्विपमेंट बाइंग और रिप्लेसमेंट डिसीजन आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस which require discounted cash flow analysis। ये अभी हमारा जो एक चैप्टर मेन रहता है उसके अंदर भी ये चीजें कवर होंगी। Moreover, book value of the replaced assets, book value of the replaced asset is irrelevant, ठीक है, and sunk cost in this situation। क्योंकि अब आप डिसीजन लें या ना लें, जो पिछले एसेट्स की बुक वैल्यू पड़ी है वो तो पड़ी है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया? कोई क्वेश्चन इसमें है तो बताएं। ओके सर। ठीक, फिर आता है डिसीजन फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। जिस तरह हमने बात की थी ना शट डाउन डिसीजन की, ये उसी तरह का ही क्वेश्चन है। सर सर अगर वो ऐसे हो के अगर हम ये प्रोजेक्ट लें और लास्ट वाली मशीन हमें सेल करनी पड़े, अगर हम प्रोजेक्ट लें तो हम लास्ट वाली मशीन सेल करें तो उसकी जो डेप्रिसिएशन सेव होगी तो वो रेलेवेंट कॉस्ट के बेनिफिट्स में जाएगी। जी बेटा, वो इस तरह हो जाएगा कि सपोज करते हैं कि आप ये भी इक्विपमेंट खरीदना 2.4 मिलियन का, 240 मिलियन का, और उसके बेचने से जो भी पैसा आपको मिलेगा वो इसकी कॉस्ट को कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? तो ये तो है 240 मिलियन का, और पुराना एसेट बेचने से आपको सिर्फ 40 मिलियन मिल रहे हैं, तो 40 मिलियन का आपके पास हो गया कैश इनफ्लो, और 240 मिलियन का हो रहा था आउटफ्लो, तो नेट कैश फ्लो कितना रह जाएगा? 200 मिलियन का। तो फिर यहाँ 200 मिलियन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, वो भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और सर उसमें हम इसमें डिटेल से भी तो देखेंगे। बल्कि इस तरह होगा कि जब पुराना एसेट बेच रहे होंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई गेन आएगा, फिर टैक्स आएगा एंड सो ऑन। जी क्या कह रहे हैं आप? सर वो जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी उसका भी मैं पूछ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी ना, लेकिन आप जब आप उस एसेट को बेच दोगे तो वो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी ना। यस सर, तो वो हमारी बेनिफिट्स में जाएगी। जी, हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि उसकी बुक वैल्यू क्या थी और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम उसको कितने का सेल करेंगे मार्केट में। जो कैश उसे मिलेगा वो कैश इनफ्लो होगा, और ये हमारा कैश आउटफ्लो था। इन दोनों को करते हैं नेट, क्योंकि हमने फ्यूचर का डिसीजन लेना है कि आज मेरा जो कैश आउटफ्लो हो रहा है इससे मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। तो डेप्रिसिएशन दोनों की जो है ना, उनका इम्पैक्ट हम नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि अब हम लेकर आ गए हैं उसको सारा इम्पैक्ट उसकी फिक्स एसेट की कॉस्ट में। दोनों डेप्रिसिएशन को कंपेयर नहीं करते। खैर अभी ओके वो सर, चीज़ पढ़ेंगे ना थैंक यू तो सर। आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और बेटा इसको देखते हैं, सम ऑपरेशंस आर मोर प्रॉफिटेबल देन अदर्स। जिस तरह अभी हमने QRS को देखा था ना, ये उसी तरह की चीज है। इन दिस रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर consider less profitable ventures to be discontinued for allocation of resources to making more profits। जिसमें लेस प्रॉफिट हो रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहे थे उनको कंटिन्यू रखते हैं। प्रोडक्शन है 30,000, 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 631,593, और ये आगे 10 एंड 70। डायरेक्ट लेबर इज पेड 12 per hour। There will be only 19,500 hours of direct labor time available next year. An additional component must be purchased from external supplier। अच्छा बेटा, अब 12 पर आ रहा है, ए में कितना टाइम लग रहा है हमारा? बेटा ए में लेबर का कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट सर। और इसमें 45 मिनट। शाबाश, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जिससे हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, पर बॉटलनेक, पर स्केर्स रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास लेबर आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है। आए देखते हैं क्या होगा आगे फर्दर इंफॉर्मेशन। incurred as a direct consequence of making A। अगर आप A को बनाएंगे तो ये कॉस्ट incurred होगी, that is directly attributable cost। incurred as a direct consequence of making B, that is
directly attributable cost, and other fixed cost that will be incurred 30,000 whatever that you are received. An external supplier is offered to supply units of A for rupees itna and for B rupees itna. Recommendation regarding whether Stamba should shut down internal production of component A or component B and switch to external purchasing is given below. देखो बेटा, आप A को बनाते हो तो उसकी कॉस्ट ही 10, ये दी गई है 10 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसकी है 17, तो 10 और 17 लिख दिया। ये सप्लायर आपको दे रहा है 12.5, तो ये दे रहा है 23। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी 2.5 और यहाँ पे करनी पड़ेगी 6। क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है आपको 30,000 एंड 20,000, ये क्वेश्चन में बताई गई थी 30,000 एंड 20,000। तो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको जो बाइंग की पे करनी पड़ेगी दैट इज 2.5 इंटू 30 75 एंड 20 इंटू 6 120। ओके, क्योंकि 6 थी पर यूनिट और इतने यूनिट हमने खरीदने हैं। जब बेटा हम बाहर से खरीदेंगे तो ये कॉस्ट हमारी इनकम नहीं होगी ए की और ये बी की, तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी 30। हमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी दैट इज 35,000। 75,000 तो आ रही थी, लेकिन 40,000 हमारे सेव हो जाएंगे क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट हमारी इनकम नहीं होगी। तो यहाँ आ गया 35 और यहाँ आ गया 70। अच्छा बेटा, आप जब आप ए बाहर से खरीदोगे तो आपको पे करने पड़े 35 और बी जब बाहर से खरीदोगे तो पे करने पड़े 70, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रैंकिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे रैंकिंग करेंगे, आए देख लेते हैं। 30,000 इंटू 0.25 किया जाए तो 7,500 आवर्स रिक्वायर्ड है। 20,000 इंटू 0.75 किया जाए तो 15,000 आवर्स रिक्वायर्ड है। दोनों को सम करें तो 22,500 आवर्स हमें चाहिए। हमारे पास आवर्स अवेलेबल है 19,500, तो 3,000 का शॉर्टफॉल है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। इंटरनली थे 10, एक्सटर्नली था 12.5, इंटरनली था 17, एक्सटर्नली था 23, 6 और 2.5। यहाँ पे 0.25 आवर्स है, यहाँ 0.75 आवर्स है। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10 एंड 8, ठीक है भाई। कॉस्ट सेव पर आवर ऑफ मेकिंग, हमें यहाँ पे 6 रुपए सेव होते थे बनाने से, लेकिन हमारा टाइम कितना लगता था बेटा 0.75 आवर्स, यानी कि हमें 8 रुपीज पर आवर की सेविंग आती थी। यहाँ हमारे 2.5 सेव हो रहे हैं खुद बनाने से, लेकिन हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है 0.25, यहाँ 10 पर आवर की सेविंग आ रही है, ठीक है। तो आपके ख्याल में हम ए बनाएंगे या बी बनाएंगे? सर ए तो पूरा बनाया ना, बाकी बी के थोड़ा परचेज। जी आए, ए जो था 30,000 उन्होंने खुद सारा बना लिया, उसके ऊपर 7,500 आवर्स लगते हैं। हर एक यूनिट के ऊपर जो हमारी कॉस्ट थी दैट इज 10 वेरिएबल कॉस्ट, 300,000 हमारी आ गई। अब हमारे पास है 19,500 आवर्स, 7,500 हमने यहाँ पे निकाल दिए, बाकी बच गया हमारे पास 12,000 और हर एक यूनिट पे लगते हैं 0.75 आवर्स। तो 12,000 डिवाइड बाई 0.75, हम 16,000 इसके बना सकेंगे। तो 16,000 इंटू 17, 272,000 यहाँ पे आ गए। ये हमारी कॉस्ट आ गई फॉर 19,500 आवर्स। अब हमारे पास जो बी की रिक्वायरमेंट थी ना वो टोटल थी 20,000, तो 4,000 हमें मार्केट से खरीदने पड़ेंगे और उसकी कॉस्ट है मार्केट से 23, तो 92,000। और फिक्स कॉस्ट जो थी हमारे पास दैट इज, क्योंकि हम ए भी बना रहे हैं बी भी बना रहे हैं और जनरल जो कॉस्ट थी वो भी है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आएगी 784,000। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल, अदरवाइज हमारी कॉस्टें इससे ज़्यादा ही आएंगी। तो बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देख लें बात कि 2.5 कमाते हैं पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट। लेकिन जब हम ये खुद बनाएंगे तो हमारे आवर्स लगेंगे 0.25, इसका मतलब है कॉस्ट है 10 पर आवर और यहाँ पे है 8 पर आवर। तो जहाँ पे हमारी ज़्यादा कॉस्ट सेव हो रही है उसको हम खुद बना लेंगे।
और बाकी चीज़ों को हम आउटसोर्स कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये करने से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इसकी कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग करिएगा अपने होमवर्क में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से मुतल्लिक है तो मेरे साथ शेयर करें, अदरवाइज हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? और इसकी एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14 मेक और बाय की मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, वो भी एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14 आप करेंगे। तो जिस तरह भी ये क्वेश्चन था जिसमें हमें देखना है कि हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें या आउटसोर्स करें, जो अभी ये वाली एग्जांपल हमने की है, वो आपको और कंफर्टेबल हो जाएगा एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14 करके ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।